अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस पीडियाट्रिक्स परवेज़ अकबर से। तो सबसे पहले ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस जो है एक्चुअली जो लेप्टोमेनिंजीज हैं पाया एराकनॉइड माटर, उनकी इन्फ्लामेशन होती है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है। ठीक है, इसका केस उन्होंने प्रेजेंट किया है कि 12 साल का बच्चा है, प्रेजेंट करता है फीवर के साथ, लॉस ऑफ एपेटाइट, 2 माह से उसको भूख भी नहीं लग रही, फीवर है, इरिटेबल है, उसका एल्टर्ड सेंसोरियम है 7 दिन से, उसको हेडेक की भी हिस्ट्री है, फोटोफोबिया, नोजा वॉमिटिंग, नेक पेन। एग्जामिनेशन पे बच्चा जो है पेल है, फिब्राइल विथ टॉक्सिक लुक, डिसोरिएंटेड विद ग्लासगो कोमा स्केल 12/15। ही हैज़ द साइंस ऑफ मेनिंजल इरिटेशन। इन्वेस्टिगेशंस पे ESR हमें एलिवेटेड मिल रहा है, चेस्ट एक्सरे पे हमें बायलेटरल डिफ्यूज़ मिलियरी इन्फिल्ट्रेट्स मिल रहे हैं, CSF एनालिसिस पे लो शुगर लेवल है 29 पर मिलीग्राम पर डेसीलीटर, प्रोटीन लेवल उसका रेज्ड है 164 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, सेल काउंट इज़ 32 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब और उसमें भी प्रीडोमिनेटली लिम्फोसाइट्स। क्रेनियल MRI किया तो उसमें वेंट्रिकल्स डायलेटेड हैं, हाइपर इंटेंस लेजन्स जो कि ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस की ही सस्पेक्टेड हैं, सजेस्टिव है। ठीक है, तो इट इज़ ए tuberculosis meningitis is inflammation of the leptomeninges by mycobacterium tuberculosis। अब इसका इंसिडेंस यूँ है कि मैक्सिमम रिस्क इसका 6 माह के अंदर होता है, विद इन द प्राइमरी इन्फेक्शन जब हुआ उसके 6 मंथ्स के ही अंदर ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस का जो है वो रिस्क होता है, मैक्सिमम रिस्क। तो हाईएस्ट इंसिडेंस 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों में हमें मिला है ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस का। इसकी कुछ पैथोजेनेसिस यूँ है कि ये हमेशा सेकेंडरी लेजन से ही होगा। ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस इज़ ऑलवेज अ सेकेंडरी लेजन। जो प्राइमरी लेजन जो है प्राइमरीली तो लंग्स में स्टार्ट होती है, ये जो मेनिंजाइटिस करवा रही है ये हमेशा सेकेंडरी लेजन होगी। ठीक है, मेनिंजाइटिस जो है होगा आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मेटास्टेटिक केशियस लेजन, यानी वो जो ट्यूबरकल बेसिल आए हैं उनकी सीडिंग हो जाती है, मेटास्टेटिक केशियस लेजन बनती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, मेनिंजीज में, कोरोइड प्लेक्सस में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनिशियल अकल्ट लिम्फोहेमेटोजीनस स्प्रेड ऑफ द प्राइमरी इन्फेक्शन। ठीक है, लिम्फोहेमेटोजीनस ब्लड एंड लिम्फ के थ्रू वो स्प्रेड हुआ प्राइमरी, तो अब उसने आके कॉर्टेक्स में, मेनिंजेस में और कोरोइड प्लेक्सस में आके मेटास्टेटिक केशियस लेजन्स करवाई। तो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता यूँ है कि यही केशियस फोकाई सरफेस ऑफ द ब्रेन पे, जिसको हम रिच फोकाई कह रहे हैं, ये साइज़ में भी इंक्रीज़ होगा और ये CSF के अंदर रप्चर कर जाएगा, सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर। थिक सा जेलेटिनस एक्सुडेट कॉर्टिकल और मेनिंजल ब्लड वेसल्स को इन्फिल्ट्रेट करेगा, वहाँ इन्फॉक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन और इन्फेक्शन करवाएगा। मोस्ट कॉमनली जो इन्वॉल्व साइट है आपने याद रखनी है वो होती है बेस ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ऑफन उसमें 3rd, 6th और 7th क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में बेस ऑफ द ब्रेन जो है वो मोस्ट कॉमन साइट होती है, और 3rd, 6th और 7th क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो इसमें कॉमनली इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, ब्रेन स्टेम जो है वो मोस्ट कॉमन साइट है। अच्छा, अब बेजल सिस्टर्न जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे तो उससे कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस हो जाएगा और अकम्पनिंग इन्फ्लामेशन क्या करेगी, उसमें सेरेब्रल एडीमा करवा देगी। ठीक है, अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है, बच्चे को हुआ है ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस, तो उसमें क्लिनिकल फाइंडिंग 3 स्टेजेस में डिवाइड की गई है, हर एक स्टेज 1 हफ्ते तक लास्ट करता है और इसमें कंसिडरेबल हमें ओवरलैप भी मिल सकता है तीनों स्टेजेस में। पहला स्टेज होता है प्रोड्रोमल स्टेज जो 1 से 2 हफ्तों का होता है, उसमें इनिशियल सिम्टम्स तो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, बच्चा जो है लिस्टलेस है, इरिटेबल, चिड़चिड़ा, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है खेलने कूदने में, बुखार है, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग हो रही है, कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस हो गया है। कुछ बच्चे हेडेक की भी कंप्लेन करते हैं, सर में दर्द और ड्राउजीनेस। ठीक है, उसमें अभी अभी हमें कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल साइन नहीं मिलेगा। लॉस ऑफ या स्टेगनेशन ऑफ द डेवलपमेंटल माइलस्टोन, या तो माइलस्टोन्स उसके लॉस हो गए होंगे या रुक गए होंगे, स्टेगनेशन हो गई है। ठीक है, ये है स्टेज 1 प्रोड्रोमल स्टेज। फिर दूसरा स्टेज चलता है स्टेज 2, जो ऑनसेट है स्टेज 2 का, ये अचानक से होता है, मोर एब्रप्ट होता है। इस स्टेज के दौरान ना मेनिंजल इरिटेशंस के साइन अपीयर होंगे, CSF का प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, इसके दौरान जो है वो स्टेज में मेनिंजल इरिटेशन के साइन, नेक स्टिफनेस अपीयर होते हैं विथ इंक्रीज्ड CSF प्रेशर। पॉजिटिव कर्निंग और ब्रूसेंस की साइन डेवलप करते हैं विथ इंक्रीज्ड टेंडन जर्क्स एंड एक्सटेंसर प्लांटर रिस्पॉन्सेस। ठीक है,
ये जो है ना कर्निक और प्रोड्यूस के साइन, ये पॉजिटिव तब होंगे जब टेंडन जग्स इसमें इंक्रीज़ होते हैं और एक्सटेंसिव प्लांटर रिस्पॉन्स भी हमें इसमें इंक्रीज़ मिलता है। जनरलाइज्ड हाइपरटोनिया होता है, पूरी टोन बॉडी में ज़्यादा हो जाती है मसल टोन। अच्छा, अब हेडेक जो है इसका, इसमें स्टेज 2 में हेडेक इज़ अ कार्डिनल सिम्टम इन द सेकेंड वीक ऑफ इलनेस बड़े बच्चों में, और फीवर भी कांस्टेंट रहता है। हेडेक सिवियर होता है, परसिस्टेंट और ऑफन ऑक्सीपिटल हेडेक होता है। ठीक है, पीछे वॉमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन भी इसमें सिवियर किस्म की होती है। एक्सुडेट डेवलप करता है द बेस ऑफ द ब्रेन, जो कि क्रेनियल नर्व्स को और ब्रेन स्टेम को इन्वॉल्व करेगा। एब्डूसन जो 6 नर्व है ना, उसकी पैरालिसिस कॉमन है। ओक्यूलोमोटर लेजन जो है वो इंटरनल स्क्विंट करवा देगी। फेशियल पाल्सी भी आल्सो इसमें कॉमन होती है। कुछ बच्चों को डिसोरिएंटेशन होती है। स्पीच और मूवमेंट के डिसऑर्डर्स भी होते हैं। इन्फेंट्स में जो इंटीरियर फंटाइनल है वो हमें बल्जिंग मिलेगा। सूचर्स जो है उनके सेपरेट हो जाएंगे विद अ क्रैक पॉट साइन। क्रैक पॉट साइन जो है इस एक्चुअली हॉलो रेजोनेंट क्रैक पॉट साउंड तब होता है जब हम लाइटली इस इन्फेंट के स्कल को टैप करेंगे, स्पेशली द जंक्शन ऑफ फ्रंटल टेम्पोरल एंड पैराइटल बोन, तो वहाँ पे हमें एक हॉलो रेजोनेंट क्रैक पॉट की तरह साउंड सुनाई देगी। तो ये की डायग्नोस्टिक है हाइड्रोसेफेलस का या सेरेब्रल एब्सेस में हमें मिलता है। तो यहाँ पर भी हमें मेनिंजाइटिस में, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में क्रैक पॉट साइन मिल रहा है, क्योंकि वही बात प्रेशर बढ़ा हुआ है और ये चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अलावा अब ये जो सेकंड स्टेज चल रहा है, इसी में हमें बड़े बच्चों में पेपिलिडीमा भी मिलेगा, डेवलप करेगी पेपिलिडीमा। उनका हेड सरकमफेरेंस जो है वो इनलार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, हेड सरकमफेरेंस स्टार्ट इनलार्जिंग। उनके कोरोइड ट्यूबरकल्स भी हमें नज़र आ सकते हैं। चाइल्ड सेमी कॉन्शियस हो सकता है और श्रिक लाउड नॉइजेस एंड डेवलप्स कन्वर्जन्स। ऑल अबव क्लिनिकल फीचर आर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोसेफलस के ये सारे फीचर्स हैं, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने वाले, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें पेपिलिडीमा, और अलॉन्ग विद मेनिंजल इरिटेशन भी हुई है। फिर आता है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में बच्चा रैपिडली जल्दी से कोमाटोज हो जाएगा ड्यूरिंग द थर्ड वीक, और वो इमेसिएटेड होगा। सिबेलस मासेस इन द एब्डोमेन। सिबेलस मास है ना, हार्ड, ड्राई और हार्डन्ड मास ऑफ फीसेस होते हैं जो कि कॉलन या रेक्टम में फंस जाते हैं, फीकल इम्पेक्शन जिसको हम कहते हैं। तो सिबेलस मास उसके एब्डोमेन में होगा। बच्चे को हाई ग्रेड इरेगुलर फीवर, कन्वर्जेंस हो रही है, हेमीप्लेजिया या पैराप्लेजिया भी हो सकता है। एक्सट्रीम किस्म की नेक स्टिफनेस, ओपिस्थोटोनोस डेवलप होगा। डेसिब्रेट रिजिडिटी, प्यूपिल डायलेटेड होगा, ठीक है, डायलेटेड एंड फिक्स्ड। डिसओरिएंटेशन हो जाएगी उसके वाइटल साइंस की, स्पेशली हाइपरटेंशन। ठीक है, डेथ हो सकती है अगर ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट किया गया लेट ड्यूरिंग द स्टेज, तो उसमें डेथ भी हो सकती है बच्चे की अगर देर से ट्रीटमेंट दिया। दैट्स इट। तो ये इसमें सारे इसके क्लिनिकल फीचर्स थे ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस के। अब हम कैसे डायग्नोस करते हैं, इसमें क्लिनिकल सस्पिशन याद रखें। हाई इंडेक्स ऑफ क्लिनिकल सस्पिशन इंपॉर्टेंट है जब ट्यूबरकुलोसिस कॉमन हो, जैसे बच्चे की कहीं पे हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट हो टीबी वाले पर्सन के साथ। तो हम ट्यूबरकुलिन टेस्ट जब करेंगे तो 50% पेशेंट्स में हमें ट्यूबरकुलिन टेस्ट नेगेटिव मिलता है। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे भी 20 से 50% लोगों में नॉर्मल ही आता है। ब्लड में हम क्या टेस्ट करवाएंगे, ESR हाई मिलेगा। टोटल और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट हमें नॉर्मल काउंट मिलेगा, लेकिन उसमें प्रीडोमिनेटली लिम्फोसाइटोसिस होगी, ज़्यादा होंगे लिम्फोसाइट। एक्सरे चेस्ट करवाएंगे, उसमें टीबी का एविडेंस मिल सकता है, लंग्स या हाइलर एडिनोपैथी, पैच ऑफ नमूनिया मिल सकता है, या इवन मिलियरी टीबी। तो चेस्ट एक्सरे से भी हमें अंदाज़ा हो सकता है। दूसरा, इसमें CSF एग्जामिनेशन लंबर पंचर होता है। एक तो CSF का प्रेशर इंक्रीज़ होगा, ठीक है, प्रेशर। दूसरा, उसका कलर हेजी या स्ट्रॉ कलर का। कॉब वेब याद रखिएगा, जब हम CSF को 12 घंटों के लिए छोड़ दें तो उसमें कॉब वेब बन जाता है, ठीक है। ये हमें कॉब वेब हमें मिलेगा CSF में, कोगुलेट कर जाता है। प्रोटीन इसमें मार्कली हमें रेज मिलेंगे 4000 से 5000 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये क्यों बढ़े हैं, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोसेफेलस एंड स्पाइनल ब्लॉक, तो प्रोटीन इसमें ज़्यादा है। ग्लूकोज लेकिन कम हो जाएगा बिलो 40, रेयरली इट गोज़ टू बिलो 20 एज इन द पायोजेनिक में तो 20 से भी कम हो गया था ना, ग्लूकोज ज़्यादा यूटिलाइज हो गया, लेकिन इसमें टीबी वाले में 40 से कम। पिलियोसाइटोसिस विथ प्रीडोमिनेंट लिम्फोसाइट ज़्यादा होंगे 10 to 500 मिलीमीटर क्यूब। अर्ली इवेल्यूएशन में हमें पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स की प्रीडोमिनेंस मिलेगी, लेकिन मोस्ट केसेस में लिम्फोसाइट्स ज़्यादा मिलते हैं CSF में, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ट्यूबरकुलस में स्मेयर और कल्चर किया जाता है, झील नेल्सन स्टेन पे एसिड फास्ट बेसिलाई मिल जाएगा। CSF कल्चर या गुइनिया पिग इनोकुलेशन से डायग्नोसिस कंफर्म होगी, ठीक है। इसी तरह एक और है माइकोडॉट कह रहा है कि हम उससे एंटीजन की डिटेक्शन करते हैं बाय PCR, ठीक है। ये माइकोडॉट के ज़रिए होती है।
माइक्रोडॉट टेस्ट कहते हैं, टीबी का एंटी माइक्रोबियल एंटीबॉडीज़ पेशेंट के सीरम में डिटेक्ट होती हैं, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। गैस्ट्रिक लेवाज या स्पूटम की एग्जामिनेशन ट्यूबरक्यूल बेसिलाई के लिए करेंगे। लिम्फ नोड की बायोप्सी भी की जाती है सर्टेन केसेस में ताकि डायग्नोसिस कंफर्म हो। फंडोस्कोपी पे हम ट्यूबरकल्स, पेपिलिडिमा या ऑप्टिक एट्रोफी देखेंगे, तो हमने फंडोस्कोपी भी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगली इन्वेस्टिगेशन है सीटी स्कैन। अब ये हमें डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा सक्सेस ऑफ थेरेपी को भी इवेल्यूएट करने में सीटी स्कैन हेल्पफुल है। इसमें हमें ब्रेन स्टेम मेनिंजाइटिस नज़र आ सकता है, अगर सीटी करवाएंगे ना तो उसमें ब्रेन स्टेम मेनिंजाइटिस, बेसिलर एनहांसमेंट, हाइड्रोसेफलस नज़र आएगा, फोकल इन्फार्क्ट, ट्यूबरक्यूलोमा, ठीक है। नॉर्मल हमें अर्ली स्टेज ऑफ द ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में सीटी नॉर्मल भी मिल सकता है अर्ली स्टेज पे, या फिर हमें ये कॉम्प्लिकेशंस आगे जाके मिल सकती हैं, इन्फार्क्ट, ट्यूबरकुलोमा, हाइड्रोसेफलस, ब्रेन स्टेम मेनिंजाइटिस, ठीक है। देन मैनेजमेंट इसकी बहुत सिंपल है कि हमने ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है, मोस्ट पेशेंट्स को हमें एडमिट करना होता है, हॉस्पिटलाइज करेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रीटमेंट, बट रिसीव मोस्ट ऑफ द प्रोलॉन्ग ड्रग कोर्स एज आउट पेशेंट। फिर बाकी जो है घर भेज के भी हम ट्रीटमेंट देंगे उसको। तो ट्रीटमेंट हमने 4 एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग से स्टार्ट करना होता है और 12 महीनों तक ये कंटिन्यू रखेंगे। आइसोनियाजोइड पहली ड्रग ऑफ चॉइस है, रैपिडली अब्जॉर्ब होती है और रेडिली सीएसएफ में ये पेनिट्रेट कर जाती है, ठीक है। आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन हाईली बैक्टीरिसाइडल है इस ट्यूबरकुलोसिस के लिए, किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होती हैं, 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे देंगे। इसमें मेन साइड इफ़ेक्ट होता है कि ये हेपेटोटॉक्सिसिटी करवाती हैं आइसोनियाजिड से ही, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ऑप्टिक न्यूराइटिस, हाइपर सेंसिटिविटी और फीवर। अब पेरिफेरल न्यूराइटिस इसमें क्यों होती है? एक्चुअली ड्यू टू द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ पायरिडॉक्सिन, ठीक है, तो उससे पेरिफेरल न्यूराइटिस होता है। अगली ड्रग है रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन भी फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है, वेल अब्जॉर्ब हो जाती है, सीएसएफ में भी वेल पेनिट्रेट करेगी, 10 to 20 मिलीग्राम पर केजी पर डे। ब्रेकफास्ट से बिल्कुल 1 घंटा पहले जो है ये देनी होती है रिफाम्पिसिन। ये यूरिन की डिस्कलरेशन टीयर्स की करवाती है, रेड यूरिन हो जाता है, जीआई डिस्टर्बेंस, हेपेटोटॉक्सिक भी है। आइसोनियाजिड को रिफाम्पिसिन को हम कंबाइन करके देंगे तो उसमें हेपेटोटॉक्सिसिटी का रिस्क ज़्यादा होता है, और उसको हम कैसे लोअर करेंगे? बाय लोअरिंग द डोज ऑफ आइसोनियाजिड, यानी हम फिर आइसोनियाजिड का थोड़ा सा डोज कम करेंगे, 10 मिलीग्राम पर केजी पर डे, ताकि ये टॉक्सिसिटी, हेपेटोटॉक्सिसिटी कम हो, ठीक है, क्योंकि दोनों हेपेटोटॉक्सिक हैं। देन अगली है पायराजिनामाइड। पायराजिनामाइड एक्चुअली बैक्टीरिसाइडल है इन द एसिड मीडियम, और वो सीएसएफ में भी रेडिली एंटर कर जाती है, ठीक है, और एसिडिक मीडियम में ये बैक्टीरिसाइडल है। इसको एज अ थर्ड ड्रग यूज़ होती है, 2 से 3 माह तक हम इनिशियली देंगे इसको, हम जो है एज अ थर्ड ड्रग यूज़ करेंगे फॉर 2 to 3 मंथ इनिशियली। इसका डोज पायराजिनामाइड 30 मिलीग्राम पर केजी पर डे यूज़ होगी, और इसमें जो मेन साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं, ये आर्थरेल्जिया भी करा सकती है, आर्थराइटिस और हाइपर यूरिसीमिया यानी गाउट, ये इसके पायराजिनामाइड की मेन साइड इफ़ेक्ट है। देन अगली है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी बैक्टीरिसाइडल है फॉर द एक्स्ट्रा सेलुलर ट्यूबरकल बेसिलाई, बट इसकी जो पेनिट्रेशन है मैक्रोफेजेस में, ये याद रखिए इसमें पुअर है, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर जो ट्यूबरकुल बेसिलाई हैं उनके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि अंदर नहीं जाएगी मैक्रोफेजेस में। सीएसएफ में इसकी पेनिट्रेशन थ्रू द इन्फ्लेम्ड मेनिंजीज इज़ एक्सीलेंट, बट इट डज़ नॉट क्रॉस द अनइन्फ्लेम्ड मेनिंजीज। जो इन्फ्लेम्ड है उनको तो क्रॉस करेगी, अनइन्फ्लेम्ड को नहीं करेगी। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन 20 to 40 मिलीग्राम पर केजी पर डे इंट्रामस्कुलर दी जाती है 2 माह तक। ये ऑटोटॉक्सिक है क्योंकि ये अमाइनोग्लाइकोसाइड है, तो वेस्टिबुलर या हेयरिंग लॉस करवाएगी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। देन लास्ट कैटेगरी है इथाम्ब्यूटोल। इथाम्ब्यूटोल रिफाम्पिसिन के ही अल्टरनेटिव ड्रग की तरह ही हम यूज़ कर सकते हैं। 6 साल से कम उम्र में हम रेकमेंड नहीं करते इथाम्ब्यूटोल। रोज़ाना एक 15 to 25 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से देनी होती है। ऑप्टिक न्यूराइटिस, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंड जीआई अपसेट जो है इसके मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये जो है मेजर, इसमें 4 जो है ड्रग्स आ जाती हैं। जनरल मेजर्स नेक्स्ट है, उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में अगर स्टीरॉइड्स जो है वो मोर्टेलिटी रेट को भी कम करेगा और लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिक सीक्वल है, इससे वास्कुलाइटिस कम होगी, इन्फ्लामेशन और इंट्राक्रेनियल प्रेशर। डोज हम प्रेडनिसोलोन का 1 to 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से 6 से 8 हफ्तों तक देंगे। शुरू में तो आईवी में देंगे, डेक्सामेथासोन का डोज, डेकाड्रोन इंजेक्शन 0.2 मिलीग्राम पर केजी पर आईवी, तो उससे सेरेब्रल इडीमा जो है वो रिड्यूस होगा और अडेशंस जो है वो नहीं बनेंगी, ठीक है, इडीमा भी रिड्यूस होगा, अडेशंस नहीं। फिनोबार्बिटोन 5 मिलीग्राम पर केजी पर डे,
ये भी यूज़ होती है कन्वर्जेंस को कंट्रोल करने के लिए। एंटीपायरेटिक फीवर में पैरासीटामोल दी जाएगी 65 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से, और फ्रेश वाटर स्पंजिंग की जाएगी टू कंट्रोल टेम्परेचर। पायरिडॉक्सिन 10 मिलीग्राम डेली पोलीन्यूराइटिस को प्रिवेंट करने के लिए। पायरिडॉक्सिन 10 मिलीग्राम डेली जो है पोलीन्यूराइटिस को प्रिवेंट करने के लिए, जो कि स्पेशली साइड इफ़ेक्ट था आइसोनियाजिड का, तो इसलिए हम जो है इसमें हमें देनी होती है पायरिडॉक्सिन, ठीक है। फीडिंग जो है गिव ट्यूब फीडिंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। आइडियली 100 कैलोरीज पर केजी पर डे देनी चाहिए, जो कि जिसमें 2 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन हो, ताकि कैटाबोलिज्म से प्रिवेंट हो। आयरन और मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट्स भी हम देंगे प्रीवियसली मेलनरिश बच्चों को, ताकि उनमें फर्दर मेल न्यूट्रिशन ना हो जाए, ठीक है। बेड सोर्स के लिए उनका पोस्चर हर 2 घंटों बाद चेंज करना होगा, ताकि उनको बेड सोर्स ना हो जाए। कोमाटोस पेशेंट की केयर अलग से होगी, बॉवल एंड ब्लेडर केयर की जाएगी, और फैमिली मेम्बर्स की भी स्क्रीनिंग करनी होगी ट्यूबरकुलोसिस के लिए, और इन्फेक्टेड पर्सनस को हमें ट्रीट करना होगा। अब जो कॉम्प्लिकेशंस ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस की हैं वो आपने याद रखनी है कि मेंटल रिटार्डेशन करवाती है। क्रेनियल नर्व पाल्सीज इसमें कॉमन है, क्योंकि ये ब्रेन स्टेम को अफेक्ट करती है, तो 3rd, 6th और स्पेशली 7th क्रेनियल नर्व, ठीक है। ब्लाइंडनेस कॉमन है इसमें, ऑप्टिक एट्रोफी हो जाना, डेफनेस हो जाती है। इसके अलावा हाइड्रोसेफलस, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, मोनोप्लेजिया, एपिलेप्सी, एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस हो जाती है जैसे डायबिटीज इंसिपिडस और ट्यूबरक्यूलोमा, ठीक है। तो ये इसकी सारी कॉम्प्लिकेशंस इंपॉर्टेंट हैं ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस की। प्रोग्नोसिस अगर हम देखें तो स्टेज 1 पे तो 100% क्योर रेट एक्सपेक्टेड है। इवन विद द ऑप्टिमल थेरेपी मोर्टेलिटी रेट इसका 30 to 50% है, और न्यूरोलॉजिक सीक्वले का इंसिडेंस जो है 75 to 80% है, स्पेशली 3rd स्टेज पे। वरना 1st स्टेज पे अगर ट्रीटमेंट मिल जाए तो 100% क्योर है। देयर में भी ब्लाइंडनेस, डेफनेस, पैराप्लेजिया, मेंटल रिटार्डेशन, और इसके अलावा डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। दैट्स इट। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है चैप्टर, हम टॉपिक हमारा विच वॉज द ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक एनसेफेलाइटिस स्टार्ट करेंगे।